हेलो साथियों, आज हम लोग क्लास 10 के मानव संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं कि पहले संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन लिखा है संसाधन जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वे प्रयोग की जाती हैं। माने वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो पर्यावरण में पाई जाती है, उसे ही संसाधन कहते हैं। संसाधन जैसे पेड़ पौधे, लकड़ी, वाहन इत्यादि संसाधन। जैसे यहाँ पर है मानव है, मानव को एक भौतिक पर्यावरण में संसाधन मिलते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी माने जैसे कहूँ वाहन, रेलगाड़ी, ये सब प्रौद्योगिकी है। संस्थाएं साधन, जैसे संस्थाएं कुछ साधन बनाती हैं, जैसे मोबाइल, रेडियो। ये सब जो भी वस्तुएं ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे किसी को मनोरंजन करना रहेगा तो टीवी देखेगा। टीवी कोई संस्था बनाती है या प्रौद्योगिकी बनाती है। यही मानव के संसाधन है, यानी कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे मानव संसाधन कहते हैं। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तीन चीजें, जैसे एक भौतिक पर्यावरण में, यानी कि भौतिक पर्यावरण से मानव का संसाधन पूरा होता है, और प्रौद्योगिकी से और संस्थाएं से, यानी कि तीन प्रकार से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, नीचे लिखा है कि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों और संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों को करने में करते हैं। मैंने संसाधनों को मानव एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको मानव प्रयोग करता है। प्रयोग के आधार पर संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार, जैसे जय और अजय। और साम्यता के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण। स्वामित्व के आधार पर जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास स्तर के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित कोष। आइए संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार के होते हैं, एक नवीनीकरण संसाधन, एक अनवीनीकरण संसाधन। प्राकृतिक यानी कि जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी मानवीय जो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं संसाधन, उनको मानवीय कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में एक नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। नवीनीकरण में दो प्रकार के होते हैं। मैंने जो नवीनीकरण जो संसाधन जल्दी समाप्त न हो उसे नवीनीकरण योग कहते हैं। अनवीनीकरण योग संसाधन जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। नवीनीकरण योग संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक सतत, एक जैव। सतत में जैसे हमेशा बना रहेगा, जैसे प्रवाह यानी कि वायु, पवन संसाधन, जल, ये सब नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन है। जैव में जैसे क्या, जैसे वन है, वन्य जीव है, ये सब जैव संसाधन है। उसी तरह अनवीनीकरण योग संसाधन जैसे है धातु है तो इसको चक्री क्रम, यानी कि धातु को जब खराब होगा तो उसको गलाकर फिर से कोई धातु बनाया जाएगा। और चक्री में जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कि इसका अगर कुछ समय के बाद खराब, इसका उपयोग करने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, इसको अचक्री क्रम में रखा गया है। अब पुनः चक्री में धातु, जैसे मान जाओ कि लोहा है, कुछ समय के बाद उसका क्षरण हो गया, फिर
जैसे मान जाओ कि कोई फावड़ा है, कुछ समय के बाद वो आधा से टूट गया है, फिर उसको गलाकर फिर कुछ और संसाधन बनाया जा सकता है। उसी तरह मानवीय संसाधन में जैसे संस्थाएं हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता है। आइए पहला हम जानते हैं संसाधनों के प्रकार में जैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहते हैं जैसे इन संसाधनों को प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इनमें जीव प्राप्त होते हैं। माने जैव संसाधन उसे कहते हैं जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जैसे का मनुष्य भी ये जैव संसाधन है। वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य, पशुधन, ये सब जैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अजैव संसाधन यानी जिसमें जीव होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, यानी कि वे संसाधन जिसमें जीव नहीं होता यानी कि निर्जीव, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टान है, धातुएं हैं, पत्थर है, कोयला है, लकड़ी है, इस सब में अजैव संसाधन आए गए, इसमें निर्जीव वस्तुएं हैं। समता के आधार पर यानी प्राप्ति के आधार पर भी दो प्रकार के बांटा गया है, जैसे कि नवीनीकरण, यानी कि नवीनीकरण वे संसाधन है जिनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि पुनः उसको उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। मान जाओ कि कोई यहाँ पर जल है, यहाँ से कोई बांध का निर्माण करके बिजली बनाई जाती है। तो फिर पानी से बिजली बनाई जाती है, तो फिर पानी तो उसी को फिर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पानी प्राप्त कर सकते हैं यानी कि पुनः उसको प्राप्त किया जा सकता है, माने जल्दी समाप्त नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं नवीनीकरण योग्य संसाधन। जैसे सूर्य नवीनीकरण योग्य संसाधन में सबसे बड़ा संसाधन है, ये जल्दी समाप्त नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से जल ऊर्जा, वन ऊर्जा और वन्य जीव, ये सब क्या है नवीनीकरण संसाधन है। और नवीनीकरण में वे संसाधन कहते हैं जिनके लंबे समय बाद इसको समाप्त हो जाता है, लंबे समय उपयोग करने पर इनको समाप्त हो जाता है, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं पुनः बनने में। इसको जैसे कोयला कई लाखों वर्ष में बनता है, इसको एक बार समाप्त करने के बाद पुनः जल्दी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसी को अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे में कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इसे अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी कि स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन तीन प्रकार होते हैं। एक व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत मतलब कि खुद का संसाधन, खुद यानी कि सेल्फ जो संसाधन उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान जाओ कि ये कोई जमीन है, उसका भूमि का मालिक है, जैसे बाग है, चारगाह है, तालाब है, कुआं, मैंने इस स्वयं किसी का है तो वो व्यक्तिगत उसका संसाधन यानी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका, उसी को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी खुद का संसाधन है जो होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एक होता है, इधर आइए देखिए, सामुदायिक संसाधन, यानी कि कई लोगों को मिलाकर, जैसे एक गांव है, उसमें अगर एक लोग का बस रहेगा, एक परिवार का रहेगा तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। यानी कि कई लोगों यानी कई घरों को मिलाकर जो संसाधन बनेगा उसी को क्या कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे का सम्मिलात भूमि, चारागाह भूमि, शमशान भूमि, तालाब, जैसे व्यक्तिगत रूप से कई लोगों का है उसे क्या कहते हैं सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी कि इसका उपयोग कई लोग कर सकते हैं, व्यक्तिगत में खुद जो उसका है वही सिर्फ उपयोग कर सकता है। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि कोई एक राष्ट्र यानी कोई एक देश का संसाधन, उसे ही राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे सड़कें हैं, कोई सड़क है किसी देश का, कोई नहर है और रेल लाइन है, इस सिर्फ उसी देश का लोग उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं।
जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन जितने भी माने उस देश में पाए जाएंगे, वो सिर्फ उसी लोग के उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे का यानी समुद्र समुद्र तक जैसे कि मान जाओ कि यहाँ पर भारत है, यहाँ पर अरब सागर है, यानी भाई यहाँ से भारत से 12 मील यानी कि 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किमी तक भारत का महासागरी का अधिकार होता है। जितनी भी यहाँ पर संसाधन पाएंगे, कोयला, पेट्रोल, गैस, डीजल, कुछ भी पाया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, भारत का अधिकार रहेगा। यानी उसका उपयोग सिर्फ भारत के लोग ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। उसी प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या कई देश मिलकर उस उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर यहीं पर है, यहीं पर मान जाओ कि भारत है, यहाँ से 200 मील 200 मील और दूरी पर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, उसका उपयोग सारे देश माने कर सकते हैं। यानी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, यानी कि जो उसको प्राप्त होगा उसका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संस्थाएं हैं उसका नियंत्रण करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्र मील दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं रहता है। यानी हम बताएं कि 200 मील तक कोई भी संसाधन पा जाएगा तो उसका किसी भी देश का अधिकार नहीं रहेगा। और उसका उपयोग मन कुछ संस्थाएं जैसी बनाई गई हैं, वही जिस तरह से करती हैं वही उसका उपयोग करते हैं। जैसे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान कीजिए। जैसे कि मान जाओ यहीं पर भारत है, भारत में अरब सागर यहाँ पर है, और कहाँ, हिंद महासागर, यानी कि इधर पश्चिम में हिंद, दक्षिण में, हाँ दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ पर मैग्नीज पाए जाते हैं, मैग्नीज का भंडार है। तो यहाँ पर खनन करने का अधिकार सिर्फ भारत को है। अब विकास स्तर के आधार पर संसाधन, जैसे संभाव्य संसाधन, यानी कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्वान होते हैं परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है, उसे क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। यानी कि संभावना है इस संसाधन को, मैंने उसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि विशेषतः राजस्थान और गुजरात में पवन और ऊर्जा, मैंने राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा का उपयोग, मैंने उसमें ज़्यादा हवाएं चलती हैं, लेकिन उसका उपयोग अभी संभावना बताई जा रही है कि पवन ऊर्जा से वहाँ पर तरह तरह की बिजली बनाई जा सकती है, सौर ऊर्जा से कई कई सोलर पैनल बनाए जा सकते हैं। यानी कि इसको कहते हैं संभाव्य संसाधन, मैंने संसाधन प्राप्त किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। आइए वो कहते हैं एक है विकसित संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कि कोई भी संसाधन है उसका सर्वेक्षण यानी कि जांच की जा चुकी है और उसका ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसकी यानी कितनी एनर्जी उससे प्राप्त हुई, कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। अगला हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।